नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं महासागरीय लवणता, जिसका ये पहला पार्ट है। ओशियन सैलिनिटी, महासागरीय लवणता। तो महासागरीय लवणता सामान्यतः होती क्या है? महासागरीय जल में जो ठोस पदार्थों का अनुपात पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सामान्यतः महासागरीय लवणता उसको कहा जाता है। तो महासागरीय जल के भार महासागरीय जल के भार एवं उसमें जो ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, महासागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को महासागरीय लवणता कहते हैं। तो महासागरीय लवणता क्या है? महासागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को क्या कहते हैं? सागरीय लवणता या महासागरीय लवणता के नाम से उसको जाना जाता है। तो इस जल भार में जो घुले हुए पदार्थ हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के जो लवण होते हैं, वो उस जल भार के अनुपात में कितने हैं, उसी को क्या कहेंगे? उसी को महासागरीय लवणता कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? सागरीय लवणता। या क्या कह सकते हैं? 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? सागरीय लवणता कहा जाता है। तो ये एक सामान्य परिभाषा हो सकती है कि 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को भी लवणता कहा जाता है। सामान्यतः जो सागरीय लवणता होती है उसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? उसे प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त करते हैं। तो किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? इसे प्रति 1000 ग्राम में इसे व्यक्त किया जाता है। प्रति 1000 ग्राम में इसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 30 प्रति 1000 ग्राम, 35 प्रति 1000 ग्राम, 33-35 प्रति 1000 ग्राम, जैसे कि 33 प्रति 1000 ग्राम। इस तरह से इसको क्या है? व्यक्त किया जाता है। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम में इसको व्यक्त किया जाता है। तो ये यहाँ पर ये जो लवणता है वो 33% न होकर के क्या है? ये प्रति 1000 ग्राम है। इसको प्रतिशत न मानकर क्या मानना चाहिए? या प्रतिशत न होकर के ये क्या होता है? भार। ये क्या होता है? ग्राम भार होता है। यानी 33 प्रति 1000 दिया हुआ है, इसका मतलब 1000 ग्राम क्या है? जल में 33 ग्राम भार है। किसका? लवण का। तो जो लवण है वो 33 ग्राम
पाए जाते हैं 1000 ग्राम जल में। ये ऐसे इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करता है, ना कि ये किसको प्रदर्शित करता है, प्रतिशत को। तो ये प्रतिशत न मान करके इसको प्रति 1000 ग्राम के हिसाब से समझना चाहिए। ये बल्कि क्या होती है, एक मात्रा होती है। तो महासागरीय जलों में जो महासागरीय जल जैसे कि हम जानते हैं कैसा होता है, लवणीय होता है। महासागरीय जल किस प्रकार का होता है, महासागरीय जल की विशेषता, महासागर या सागर का नाम लेंगे तो जल की विशेषता कैसी नजर आती है हमें, लवणीय जल इसमें होता है। अब ये जल की जो लवणता है वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है और विभिन्न जो तत्व हैं उनको प्रभावित करती है, विभिन्न चीज़ों को ये प्रभावित भी करती हैं। जैसे कि ये केवल सागरीय वनस्पति को न कि उसके अंदर रहने वाले जीवों को ही प्रभावित करती है, यानी दो कारक तो ये हो गए, एक तो किसको प्रभावित करती है, सागरीय वनस्पति, इसके अलावा सागरीय जीव को ये प्रभावित करती है। महासागरीय लवणता दो, तो ये दो चीजें हो गई, सागरीय जीवों को प्रभावित करती है, इसके अलावा सागरीय वनस्पति है, इन दोनों को तो प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त महासागरीय जल की जो भौतिक विशेषताएं हैं या महासागरों की जो भौतिक विशेषताएं हैं, जैसे तापक्रम है, घनत्व है, धाराएं हैं, भौतिक विशेषताएं। तो महासागरीय जल की जो भौतिक विशेषताएं हैं जैसे तापक्रम, घनत्व, धाराएं, इन सारी चीजों को भी ये प्रभावित करती हैं। तापमान या तापक्रम, घनत्व, धाराएं या फिर जलीय दबाव भी हम कह सकते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये किससे प्रभावित हो रही हैं, महासागरीय लवणता है वो इन सारी चीज़ों को प्रभावित करती है। सागरीय वनस्पति पर प्रभाव डालती है, सागरीय जीवों पर भौतिक विशेषताएं जैसे कि तापक्रम, घनत्व, धाराएं और दबाव वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों को ये क्या है, प्रभावित करती है महासागरीय लवणता। जैसे कि तापमान की अगर हम बात करें तो सागर का जो हिमांक बिंदु होता है वो किस पर आधारित होता है, लवणता पर। सागरीय हिमांक किस पर आधारित है, लवणता पर आधारित है। तो सागरीय तापक्रम जो है किसके ऊपर सागरीय जो लवणता है सागरीय तापक्रम को भी प्रभावित करती है। सागरीय तापक्रम को किस प्रकार से ये प्रभावित करती है कि सागरीय लवणता जो है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हिमांक बिंदु है उसमें प्रभाव पड़ेगा। सागर का हिमांक बिंदु किस पर आधारित होता है, लवणता पर आधारित होता है। जैसे कि अधिक लवणता युक्त जो जल होता है वो क्या होगा, देर से जमता है। अधिक लवणता युक्त जल या हम कह सकते हैं सागरीय भाग जल देर से जमता है। तो अधिक लवणता युक्त जल होगा वो क्या होगा, देर से जमेगा, यानी उसको जमने में समय लगेगा साधारण जल की तुलना में। अधिक लवणता युक्त देर से जमता है। इसी तरह इसका जो क्वथनांक या उबाल बिंदु कहते हैं वो भी सामान्य जल से क्या होता है, ऊंचा होता है। हिमांक बिंदु भी क्या हो गया, देर से जमेगा, यानी और कम टेम्परेचर और कम तापमान की आवश्यकता होगी, इसका लवणता युक्त जल है। और इसका क्वथनांक भी क्या होगा, उच्च होगा, यानी उबाल बिंदु भी इसका उच्च होगा। तो ये तापक्रम के ऊपर प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जहां पर सागरीय जल में लवणता ज़्यादा है वहां पर वाष्पीकरण भी कम होगा। लवणता ज़्यादा होगी वहां पर क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा, यानी वाष्पीकरण में भी लवणता है वो बाधा उत्पन्न करती है। तो लवणता युक्त वाष्पीकरण की जो मात्रा होती है वो भी किससे नियंत्रित हो रही है, लवणता से। सागरीय जल का वाष्पीकरण उच्च तापमान के कारण होता है, वहां पर भी क्या है, सागरीय लवणता का प्रभाव देखने को मिलता है। लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण क्या होता है, न्यून। लवणता अधिक होगी
तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। ये प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अगला प्रभाव क्या है, अब सागरीय जल की जो लवणता है वो अधिक होगी तो इससे क्या होगा, घनत्व भी बढ़ जाएगा। लवणता अधिक तो घनत्व भी अधिक हो जाएगा। लवणता ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, घनत्व भी बढ़ जाता है, घनत्व की भी अधिकता हो जाती है। इसके आधार पर इसी तरह से जब लहरें एवं धाराएं हैं या इसके अलावा सागरीय जीव हैं, प्लैंकटन है, ये सारी चीज़ें भी लवणता से प्रभावित होती हैं। लहरें, धाराएं, सागरीय जीव जैसे मछली हैं या अन्य जीव हैं, प्लैंकटन वगैरह जो होती हैं वो भी लवणता से प्रभावित होते हैं। तो ये लवणता के प्रभाव देखने को इसके ऊपर मिलते हैं। अब सागरीय जल जैसे कि एक सक्रिय कारक है जिसमें उसके कारण क्या है, बहुत सारी खनिज हैं वो घुली हुई अवस्था में इसमें मिलते हैं। तो उसी के कारण क्या है, लवणता है वो एक प्रकार से सागरीय जल में देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार के खनिज इसमें घुली हुई अवस्था में मिलते हैं। सागरीय जल में विभिन्न खनिज घुली हुई अवस्था में होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो खनिज इसमें घुली हुई अवस्था में पाए जाते हैं उससे क्या है, नदियों के द्वारा, जैसे कि माने विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं वो घुली हुई अवस्था में नदियों के द्वारा भी प्रतिवर्ष हजारों टन की मात्रा में यहाँ पर ला करके जमा कर दिए जाते हैं सागरों में। तो जिससे क्या है, उसकी जो कुल मात्रा है लवणता की उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। अब जैसे कि जोली के अनुसार 50 अरब टन के आसपास इसमें सागरीय लवण पाए जाते हैं। इसके अलावा मरे के अनुसार 5 अरब टन पाए जाते हैं, या क्लार्क के अनुसार 2.7 अरब टन यहाँ पर सागरीय लवणों की मात्रा है वो देखने को मिलती है। यानी अत्यधिक मात्रा में सागरीय जल में लवण अधिक पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि सागर से लवण को हटा दिया जाए तो सागर तल में 100 फीट की गिरावट हो सकती है, लगभग 30 मीटर के आसपास में 100 फीट अगर लवण हटा दिए जाएं सागरीय जल से, लवण हटाने पर जल स्तर में गिरावट कितनी होगी, जल स्तर में 100 फीट की या लगभग 30 मीटर कह सकते हैं, 30.48 मीटर की इसमें गिरावट हो जाती है। यानी बहुत बड़ा प्रभाव इससे देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग विद्वानों ने सागरीय लवणता जो है या सागर में लवण की कुल मात्रा है वो भिन्न भिन्न बताई। जैसे मरे ने 50 अरब टन बताई, जोली ने 50 अरब टन बताई है और मरे ने 5 अरब टन बताई है। वहीं जो क्लार्क महोदय हैं उनके द्वारा 2.7 अरब टन इसमें लवण की मात्रा है वो बताई गई। तो इस प्रकार से एक अंदाज़ा लगाया है कि जो सागरीय जल में लवण घुले हुए हैं उनको अगर सागरीय जल से हटा दिया जाए तो इसमें 100 फीट के आसपास की गिरावट है वो जल स्तर में देखने को मिलती है। अब इसमें लवण के प्रकार, विभिन्न प्रकार के लवण इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि चैलेंजर अभियान के दौरान डिटमार नामक जो विद्वान हैं, डिटमार, इनके द्वारा चैलेंजर अभियान, ये समुद्र एक अभियान था चैलेंजर, इसके दौरान 1884 में चैलेंजर अभियान के दौरान सागरों में डिटमार महोदय के अनुसार कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं, 27 प्रकार के लवण है वो पाए जाते हैं। 27 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। इन 27 प्रकार के लवणों में से 7 प्रकार के जो लवण होते हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जिसे कि सागर की लवण की कुल मात्रा जो है जिसका निर्धारण हम उन 7 प्रकार के लवणों से कर सकते हैं। तो 27 प्रकार के पाए जाते हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कितने हैं, 7 प्रकार के जो लवण हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनमें माने जाते हैं। जिसके
आधार पर हम सागरीय जल की जो लवणता है उसका एक प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं। ये जो 7 प्रकार के लवण हैं, इसीलिए इनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण लवणों में से एक माना गया है। 7 प्रकार के लवण देखते हैं कौन कौन से ऐसे लवण हैं जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सबसे जो इनके मापन का आधार है वो क्लोरीन होगा। क्लोरीन के आधार पर इनकी जो मात्रा है वो सर्वप्रमुख लवण एक प्रकार से हम कह सकते हैं। सबसे पहला जो लवण है वो है सोडियम क्लोराइड। नंबर 1 पर आता है सोडियम क्लोराइड। मात्रा अगर हम देखें यहां पर प्रति हजार में हम मात्रा देखेंगे, यानी प्रति 1000 ग्राम में मात्रा देखनी है तो 27.213, तो ये कह सकते हैं मोटा मोटी 27.2 प्रति हजार। प्रति हजार से यहां पर क्या मतलब है, 1000 ग्राम जल में मात्रा है ये, ठीक है। यानी 1000 ग्राम जल अगर हम लेंगे तो उसमें 27.2 ग्राम क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड होगा। परसेंटेज में देखें तो ये लगभग 77.8% के आसपास होता है, 77.8%। यानी सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो सागरीय जल में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद में आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी मात्रा है वो लगभग 3.8 प्रति हजार के आसपास देखने को मिलती है। 3.807 प्रति हजार है। प्रतिशत में देखें तो लगभग 11%, 10.9% है वो इसकी मात्रा प्रतिशत में देखने को मिलती है। प्रति 1000 ग्राम जो दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि प्रति 1000 ग्राम जल में इनकी मात्रा कितनी है, जैसे कि ये 27.2 ग्राम है, 3.8 ग्राम है, इस तरह से ये मात्रा है वो किस में दी गई है, ग्राम में दी गई है। इसके बाद में तीसरा जो लवण आता है वह है मैग्नीशियम सल्फेट। नंबर 3 पर आता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम क्लोराइड और उसके बाद में है मैग्नीशियम सल्फेट। मुख्यतः लवण जो हैं जिनकी मात्रा ज़्यादा है वो ये 3 हैं जिनकी ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है। इसकी जो मात्रा है वो लगभग 1.6 प्रति हजार ग्राम के आसपास होती है, 1.6 प्रति हजार। प्रतिशत में इसकी मात्रा देखें तो 4.7% के आसपास होती है मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद में चौथा जो महत्वपूर्ण लवण है वो है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट की मात्रा लगभग 1.260 के आसपास होती है, 1.260 प्रति हजार ग्राम में। अगर प्रतिशत में इसकी मात्रा देखें तो कितनी है, 3.6%। पांचवा जो महत्वपूर्ण लवण है वो है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट पांचवा है जो कि 0.863 ये क्या है, प्रति हजार में पाया जाता है। प्रतिशत में देखें तो 2.5% के आसपास इसकी मात्रा पाई जाती है। नंबर 6 जो महत्वपूर्ण लवण रहता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है वो 0.123 प्रति हजार, और प्रतिशत में देखें तो 0.3 प्रतिशत में ये
पाई जाती है। उसके बाद में मैग्नीशियम ब्रोमाइड है जो कि 0.02% में ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो लगभग लवण हमने मुख्य लवण पढ़े हैं। इसके अलावा कौन सा रह जाता है? नंबर 6 के बाद नंबर 7 जो है कैल्शियम कार्बोनेट के बाद में आता है मैग्नीशियम कार्बाइड, ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड। इसकी मात्रा बहुत ही कम है, 0.076 प्रति हजार इसकी मात्रा है वो पाई जाती है। और प्रतिशत में देखें तो 0.2% पाया जाता है। तो ये लगभग हम कह सकते हैं 70% के आसपास ये हो जाता है। तो ये जो मुख्य है 7 जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लवण है, इनके बारे में हमने देखा। ये इनकी जो मात्रा है वो कुल मिलाकर के होती है 35 प्रति हजार, और लवणता यहाँ पर परसेंटेज में देखें तो क्या हो जाता है 70%। तो ये जो 7 लवण हैं इनको ध्यान में रखें। सोडियम क्लोराइड जो कि 27.2 प्रति हजार या 77.8% पाया जाता है, ये मात्रा है 1000 ग्राम जल में मात्रा है, और ये क्या है लवणता में, इसका कुल लवणता में ये कह सकते हैं इसका प्रतिशत है। उसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड 3.8 प्रति हजार ग्राम 10.9%। उसके बाद में आता है मैग्नीशियम सल्फेट 1.658, और इसका प्रति हजार में 1.6 प्रति हजार, प्रतिशत में 4.7% ये पाया जाता है। उसके बाद में आता है कैल्शियम सल्फेट है वो 1.260 प्रति हजार, और प्रतिशत में देखें तो 3.6% पाया जाता है। इसके बाद में पोटेशियम सल्फेट आता है। पोटेशियम सल्फेट जो है उसकी मात्रा 0.863 प्रति हजार ग्राम पाई जाती है, और इसका जो प्रतिशत है वो 2.5% है। उसके बाद में नंबर 6 पर आता है कैल्शियम कार्बोनेट 0.123 प्रति हजार है, और जो कुल प्रतिशत में देखें तो 0.3% है वो इसकी मात्रा देखने को मिलती है। उसके बाद में आता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि 0.076 प्रति हजार ग्राम पाया जाता है, जिसकी कुल मात्रा जो प्रतिशत में देखें तो 0.2% के आसपास इसकी मात्रा है वो देखने को मिलती है। तो इसका योग हम करें 35 प्रति हजार ग्राम लवण इसमें पाए जाते हैं। ये 7 जो लवण हैं मुख्यतः ये कितने पाए जाते हैं? 35 प्रति हजार ग्राम, यानी 1 ग्राम जल में जो लवणता निकल करके आती है सागर की वो कितनी आती है? 35 प्रति हजार ग्राम। यानी औसत सागरीय लवणता की अगर हम बात करें तो वो कितनी है? 35 प्रति हजार ग्राम है। तो ये थोड़ा सा इसको याद रखें। अब देखते हैं औसत सागरीय लवणता। तो सभी महासागर हैं उनकी औसत जो लवणता है वो देखने को मिलती है 33 से लेकर के 37 प्रति हजार ग्राम। तो इसका योग हमने देखा कितना है? 35 सागरीय लवणता। अब सागरीय लवणता कितनी है? सभी सागरों में देखें 33 प्रति हजार से लेकर के 37 प्रति हजार ये लवणता पाई जाती है। यानी 1000 ग्राम जल में लवण की मात्रा या लवणता की जो मात्रा है वो कितनी है? 33 से 37, यानी औसत सागरीय लवणता कितनी है? 35 प्रति हजार ग्राम। यानी 1000 ग्राम सागरीय जल में जो लवण भार पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? इसको हम 35 ग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी सागरीय लवणता की कुछ सामान्य बातें और इसकी कुछ विशेषताएं, किस प्रकार से मापन होता है और मुख्य सागरीय लवण कौन कौन से हैं। आगे सागरीय लवणता के स्रोत क्या हैं और उसको प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।